सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग यशपाल की कहानी पर्दा का वाचन करेंगे। पर्दा यशपाल की बड़ी ही मार्मिक कहानी है जो ढहते सामंती मूल्य और सामंती संस्कृति को लेकर के जो लोग समाज में जीवन गुजार रहे हैं, समस्या उनके सामने जो समस्या है वो आर्थिक विपन्नता की समस्या है, लेकिन जो मनोभाव हैं वो सामंती संस्कारों वाले ही मनोभाव हैं। और उन मनोभावों और अपनी आर्थिक स्थिति में सामंजस्य न बिठा पाने के कारण जो समस्या उनके जीवन में उत्पन्न हुई है, उसी की कहानी पर्दा है। पर्दा के माध्यम से यशपाल ने इन मध्यम वर्गीय परिवारों को बेपर्द कर दिया है। जब कहानी में पर्दा गिरता है, गरीबी, अभाव, संत्रास को जिस तरह से बेपर्द किया गया है इस कहानी में, कहानी पढ़ने और सुनने के बाद रूह कांप सी जाती है। आइए देखते हैं यशपाल की कहानी पर्दा। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में कोई खास तरक्की न हुई। वही 30-40 रुपये माहवार का दर्जा, मतलब 30-40 रुपये महीने की तनख्वाह उनके बच्चों को मिला करती थी। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी में पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा होने पर भी जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक। वे मोढ़े पर बैठ नैचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई। घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए, इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। यहाँ पर यशपाल, वो जो उनका मकान था चौधरी साहब का, जिसे वे हवेली कहा करते थे, इज्जत की खातिर, यही इज्जत जो मध्यवर्गीय परिवार की मान मर्यादा है, जिसे प्रेमचंद ने मर्जात कहा है, जो मध्यवर्गीय परिवार के प्रतिष्ठा का एकमात्र आधार मर्यादा है, उसी का प्रतीक यहाँ पर वो पर्दा है कि रंगीन दरियाँ जो है पर्दे में लगाई जा रही हैं। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन लाए, इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगहें तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपये की क्लर्की पा गए। साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों जमाना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती गई। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस और देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम भी माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या।
स्कूल की फीस हर महीने और किताबों, कापियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीबी की गोद भी जल्दी ही भर गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल के मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थीं। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। यहाँ पर यशपाल ने इशारा किया है कि प्राइमरी पास है चौधरी पीर बख्श, लेकिन खानदान की इज्जत के ख्याल से वे कोई छोटा काम नहीं कर सकते। भले भूखों मर जाएंगे पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके खानदान की इज्जत को बट्टा लगे। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य न बैठा पाना समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है। चौधरी पीर बख्श की यही समस्या है जिसे हम आगे के पन्नों में, आगे की पंक्तियों में, कहानी में देखेंगे। वे एक तिल मिल में नौकरी करते हैं, देखने में सफ़ेद पोश लगते हैं, कलम दवात का काम है, कोई मोटा काम वे खानदान की इज्जत और प्रतिष्ठा के विरुद्ध वे करना नहीं चाहते। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श का मकान सितमा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्ठी थी जिसमें धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे, बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी। पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने नहीं आया। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। कहीं न कहीं यशपाल ने इस कहानी में वालदा के माध्यम से ये बताया है कि एक समय के बाद माता पिता बच्चों पर बोझ हो जाया करते हैं, और ऐसा ये 21वीं सदी में नहीं हो रहा है। जिस समय पर्दा कहानी लिखी गई होगी उस ज़माने में भी कहीं न कहीं ये समस्या समाज में रही होगी, तभी यशपाल ने इसकी तरफ इशारा किया है। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चों को तकलीफ़ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते, ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते। फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के सामने दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए।
कई दफ़े कसे जाने से पेच टूट गए, सुराग ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपये किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर न आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। और वह चोर जो ठहरा, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी यो काहे खराब करोगे, बाजार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कहीं न कहीं आर्थिक अभाव के कारण, पैसे की तंगी के कारण, परिवार की ज़रूरतों के कारण टाट जैसी चीज़ भी चौधरी पीर बख्श खरीदने में असमर्थ हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। वे चाह कर भी दरी को चाह करके भी वो बाजार से टाट खरीद नहीं पा रहे हैं और मजबूरी में उन्हें दरी टांगना पड़ रहा है। जब मोहल्ले के लोग चौधरी साहब से कह रहे हैं कि आप जो है दरी को क्यों खामखा बर्बाद किए देते हैं, तो वे इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं। वे अपनी आर्थिक स्थिति को सबके सामने, उनकी आर्थिक वास्तविकता सबके सामने ना आने पाए, इस वजह से वे कह रहे हैं कि हमारे हवेली में दरी का ही पर्दा टंगा करता था। कपड़े की महंगी के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर गिर रहे थे। जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं, पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामा में जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया, पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में कुछ भी न हो। गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। ये बबर अली खां जो है वो ब्याज पर रुपए देता है। चौधरी पीर बख्श ने इस बबर अली खान से ब्याज पे रुपए लिए हैं। अच्छा खासा चलता है। बीकानेरी, मोची, वर्कशॉप के मजदूर, कभी कभी रमजानी धोबी, सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बबर अली का कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचौगल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। यहाँ बबर अली खान जो है वो चौधरी पीर बख्श को 1 रुपये महीने ब्याज पर रुपए देता है। खान की किस्त न दे सकने की हालत में घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई, बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छुई और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाही। यहाँ विवश हो जा रहे हैं पीर बख्श
और उसकी दाढ़ी छू करके किसी तरह से माल मनोवल करते हैं कि वो कुछ दिन की मोहलत और दे दे, जिससे वो उसका ब्याज और मूलधन वापस कर पाने में सक्षम हो पाए। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया और खान टल गया। भादों में हालात और भी परेशानी की हो गई। बच्चे की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूं की 1 रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपये हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली में 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपये में से 1.25 रुपये खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। यहाँ चौधरी पीर बख्श के घर की हालात कंगाली न कहें, दरिद्रता की स्थिति हो गई है। बच्चे पिछले 1 हफ्ते से पेट भर भोजन तो क्या, समय से मुनासिब भोजन भी मयस्सर नहीं हुआ है। यहाँ यशपाल बता रहे हैं कि लगभग फाके से थे, लगभग कुछ भी नहीं खाया था। और स्थिति ऐसी थी कि एन केन प्रकारेण किसी तरह से खर्च परिवार का चल रहा था। पेशगी लेते लेते, एडवांस लेते लेते जिस दिन तनख्वाह की नौबत आई उस दिन किसी तरह से उन्हें 4 रुपये ही मात्र मिले, और उसमें भी वो 1.25 रुपये खान के हाथ पे रखने की हिम्मत चौधरी पीर बख्श की न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ दूध न उतर सकने के कारण सूखकर कांटा हो रहे, गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी जईफ माँ, जईफ मतलब होता वृद्ध माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। मनुष्य जब संकट में पड़ता है तो उसे ईश्वर के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझता। कर्ज से डूबे, ब्याज पे पैसा लिए चौधरी पीर बख्श खान के डर से जब घर की ओर अनाज लेकर के बढ़ रहे हैं तो उन्हें ईश्वर के अलावा दूसरा कोई मार्ग सूझ भी नहीं रहा है। संकट हारे को हरिनाम का सहारा वे कह रहे हैं कि मौला सब खैर करेगा, ईश्वर सब ठीक करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज से के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले तो हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे को मोल कौड़ी नहीं रह गया है। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटकती दर्री के पर्दों को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा है। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर भी चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नई बज्जात चोर भीतर ही छिपा है, 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा।
रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है। यहाँ स्थितियाँ बदतर होती जा रही हैं। बेचारे चौधरी पीर बख्श जो खान के डर से मारे मारे फिर रहे थे कि कहीं से रुपया मिल जाए और उसे रुपया दे दें, इस उम्मीद में घर की ओर चले हैं कि खान आकर के चला गया होगा, लेकिन जब घर पहुँचे तो सूरत दूसरी थी। खान आया था और घर के लोगों को बुरा भला बोलकर जाता है। बड़ी बीबी अर्थात चौधरी पीर बख्श की पत्नी उनसे कहती हैं कि खान आया था और उल्टे सीधे बोल करके गया है, जबकि उन्होंने कसम खा करके दुहाई भी दी, लेकिन फिर भी खान मानने वाला नहीं था। उसने बोला कि वो 4 घंटे बाद पुनः आएगा। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे बिल्कुल निस्सत्त हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गईं। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता दे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस की मूची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता है? हरामी हमारा पैसा मारेगा तो तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता है? तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांगा। पीर बख्श ने कसम खाई, 1 पैसा भी घर पर नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग बबूला हो गया। हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो टाट अच्छा है। खान ने ड्योढ़ी पर लटकी दर्री का पर्दा झटक दिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डूर टूट गई, डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। ये जो दृश्य है, ये किसी भी बेबस आदमी, गरीबी, कंगाली, दारिद्र्य से जूझते हुए व्यक्ति के जीवन की दारुण दशा है। यशपाल यहाँ चौधरी पीर बख्श के माध्यम से समाज में इस तरह के तमाम विवश और सामंती संस्कारों को ढोते हुए अपनी पाँव से अधिक चादर फैलाने वाले, या कह लें अपनी ज़रूरतों के सामने बेबस उन तमाम मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की दशा को कहने का प्रयास किया है कि अगर हम किसी से ब्याज पे रुपए ले रहे हैं तो उसका हस्र क्या होता है। खान जैसे लोग समाज में किस तरह से निर्मम होकर के अपने पैसे को लेने के लिए किस स्तर पर उतर जाते हैं, और वे जो खानदान की इज्जत के नाम पर टाट लगा है, वो टाट उस मध्यवर्गीय परिवार की मर्यादा को किस तरह वो टाट तार तार कर देते हैं, उसकी वानगी यशपाल यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दृश्य को देख सकने की ताप चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां, औरतें पर्दे के दूसरी तरफ घटती घटता के आतंक से आंगनों के बीचों बीच इकट्ठे हो खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। इससे ज़्यादा दारुण दशा किसी की क्या हो सकती है। वास्तव में इस पर्दे के गिरने के साथ ही उस परिवार को बेपर्द कर दिया बबर खान ने, क्योंकि उनके पास तन ढकने को भी पर्याप्त वस्त्र नहीं थे, और उस पर्दे ने ही कहीं न कहीं उनके लिए वस्त्र का काम भी किया हुआ था। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लान की थूक पर्दे की आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा से उसने लाहौल बिला कुवत
कहा और असफल लौट गया। भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। जिस लिए पर्दा, जिस इज्जत की रखवाली के लिए पर्दा लगाया गया था, जिस मर्यादा का प्रतीक वो पर्दा था, वही मर्यादा जो प्रेमचंद के यहाँ दिखती है, वही मर्यादा यशपाल के यहाँ भी दिख रही है। वो मर्यादा का प्रतीक पर्दा बबर खान ने अपने डंडे से गिराकर पूरी की पूरी परिवार की वास्तविकता को अपने नग्नतम स्वरूप में उपस्थित करवा दिया, प्रस्तुत करवा दिया, जिससे कहीं न कहीं भीड़ से लगाए बबर खान तक सारे के सारे लोग ग्लानि से भर जाते हैं। कहीं न कहीं मैं भी पढ़ते समय भावुक तो हो ही जा रहा हूँ, और आप सब भी अगर इस कहानी को पढ़ेंगे या सुनने के उपरांत ये कहानी आपको कैसी लग रही है, इसे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइए। निश्चित रूप से ही मुझे ये यकीन है कि ये कहानी आपको भी कहीं न कहीं भावुक कर रही होगी या कर दी होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा प्रोत्साहन कीजिए। धन्यवाद।